हम लोग क्लास 9 में लेसन 14 के अंतर्गत पाठ का नाम है प्राकृतिक संपदा। इसके बारे में अध्ययन करेंगे और इसमें जो प्राकृतिक संपदा है होती क्या है। पृथ्वी पर प्राकृतिक संपदा, तो पृथ्वी पर प्राकृतिक संपदा स्थल, जल एवं वायु होती है। पृथ्वी का लगभग 75% भाग जल है, जिसे हम जलमंडल कहते हैं, तथा बाकी परत जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। यह वायुमंडल पृथ्वी पर एक कंबल की तरह ढके हुए होता है। पृथ्वी को कंबल की तरह जो ढकता है उसमें विभिन्न प्रकार की गैसें भी होती हैं और यह वायुमंडल जीवन को आश्रय देने का कार्य करता है तथा यह तीनों घटक जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल जो कि जीवन के क्रियाशील को संभव बनाते हैं। इस प्रकार पृथ्वी संपदा में जल, वायु तथा स्थल तीनों आते हैं। फिर दूसरा है जीवन की श्वास या वायु। वायुमंडल में जो गैसें होती हैं अधिक मात्रा में होती हैं। प्रमुख गैसें नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तथा जल वाष्प का मिश्रण होता है। इसमें शुक्र तथा मंडल पर सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 97% होती है। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पौधों से उन्हें यह ग्रहण करके प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट निर्मित करते हैं तथा जंतु ऑक्सीजन को लेकर के और विघटन करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। यह जैविक क्रियाओं को इसी दोनों गैसों के माध्यम से कार्य करते हैं। जलीय जंतु जो पाए जाते हैं उनका जो आवरण होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। इस प्रकार जो वायु होती है जीवों के लिए लाभप्रद होती है। फिर है जलवायु के नियंत्रण में वायुमंडल की भूमिका। वायुमंडल में तापमान के बढ़ने से या कम होने से, उच्च दाब होने से, निम्न दाब होने से जो जल है वह वाष्पन के द्वारा जल की बूंदों में या संघनन के द्वारा हिम वृष्टि के रूप में होने लगता है। वातावरण के परिवर्तन से या वाष्पन या संघनन से जल की बूंदें या हिम वृष्टि होती रहती है। यह कार्य मौसम परिवर्तन के द्वारा होता है। तटीय क्षेत्रों में या उत्तरी क्षेत्रों में, महासागरों में उच्च दाब के कारण जो परिवर्तन होता है इससे जल की बूंदें या हिम वृष्टि होती रहती है। यह कारण इस जो जिसमें वायु की भूमिका होती है वायु गति। वायु गति जो कि महासागरों में या इनमें जो निम्न दाब होता है या उच्च दाब होता है, इसके परिवर्तन से जल की बूंदों का तापमान अधिक होने से पृथ्वी में तापमान अधिक होते हैं तो वाष्पन होता है। फिर पुनः वह वाष्प वातावरण में जाते हैं। संघनन के द्वारा पुनः बूंदों के रूप में या कुएं के रूप में और या हिम के रूप में आते हैं। और वायु की गति कैसे हम देखते हैं, यदि हम धुएं को देखें तो वह जैसे वह धुआं जिस तरफ घूमता है उस तरफ वायु गति होती रहती है। इस प्रकार गर्म वायु या ठंडी वायु हम वायु गति के द्वारा देखते हैं। यह वायु गति जो तापमान होते हैं उनमें परिवर्तन होने के कारण होता है और
कई प्रकार के पेड़ पौधे जो कि नुकसान जिनसे होता है। इस प्रकार जो हम लोगों ने अध्ययन किया पृथ्वी पर संपदा, जिसमें जल, स्थल, वायु, जीवन में की श्वास या वायु, फिर उसके बाद जलवायु के नियंत्रण में वायुमंडल की भूमिका, जिसमें हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की भूमिका बहुत ही इसमें कार्य होती है। इसके बाद आती है वायुगति, जिससे हम गर्म होने पर वायुगति होती है तो उसका हमें साथ करते रहते हैं। इस प्रकार आज हम लोगों ने प्राकृतिक संपदा में जो पृथ्वी पर संपदा इत्यादि को पढ़ा। जो पाठ का नाम है प्राकृतिक संपदा, इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले वीडियो में हमने आपको प्राकृतिक संपदा के बारे में बताया था कि प्राकृतिक संपदा क्या है, जो प्रकृति के द्वारा निर्मित है, जैसे जल है, वायु है और स्थल है इत्यादि प्रकृति के द्वारा भी निर्मित होते हैं। इसमें हम लोगों ने उस वीडियो में देखा था कि जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल इत्यादि जो प्रकृति के द्वारा निर्मित हैं, ऐसे जीव जो जिस स्थल पर पाए जाते हैं, जैसे तीनों जगहों पे पाए जाने वाले जीव, जिन्हें जीव मंडल कहते हैं। मंडल माने होता है घेरा, और ऐसे जीव जो कि चाहे वह जल में हो, वायु में हो, स्थल पर हो, ऐसे समस्त जंतुओं को जलीय, स्थलीय या वायुवीय जंतु के नाम से जानते हैं। यह प्राकृतिक संपदा जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है, जिसमें हम लोगों ने वायुगति इत्यादि के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग वायु प्रदूषण के बारे में देखेंगे कि वायु प्रदूषण क्या है। वायुमंडल में जो वायु है, जिसमें कई प्रकार की गैसें हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल वाष्प है, जो कि इस पृथ्वी पर एक कंबल के रूप में पृथ्वी को ढके रखती है। और यह जो वायु प्रदूषण है, यानी ऐसे प्रदूषक जो वायु को प्रदूषित करते हैं, उन्हें हम वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषक कौन कौन से हैं? जैसे वायु प्रदूषक जीवाश्म ईंधन या कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ इत्यादि जो हैं, यह वायु प्रदूषक है, क्योंकि जीवाश्म ईंधन के द्वारा निकले हुए कार्बन, पेट्रोलियम पदार्थ के द्वारा निकले हुए अधिक कार्बन तथा कोयला, यह सब वायुमंडल में पहुंचकर वहाँ के कणों का विस्तार कर देते हैं और वायु को प्रदूषित कर देते हैं, तथा इसमें उपस्थित नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि यह वायु प्रदूषण के कारण है। यह इतने खतरनाक होते हैं कि यदि यह हमारे शरीर में पहुंच जाए, जैसे हमारे शरीर में श्वास रोग, हृदय रोग तथा कैंसर रोग, एलर्जी इत्यादि नामक बीमारियां फैला देते हैं। और यह वायु जो समस्त जीवों के लिए हानिकारक है, तथा इसके द्वारा जो प्रदूषक हैं, जो कि वायुमंडल को प्रदूषित कर देते हैं और समस्त जीवों के लिए हानिकारक हैं। यह जो रोग है, वह रोग जो वायु प्रदूषक है, जिससे
वायु दूषित है तो इसके द्वारा हमारे शरीर में जो रोग फैलता है यह वायु के प्रदूषण के कारण भी फैलता है। तो इसके बाद हम देखेंगे जल। दूसरा प्राकृतिक संपदा क्या है? जल। जल क्या है? इस पृथ्वी का सबसे बड़ा भूभाग पाया जाने वाला जल है, जो कि भूमिगत जल के नाम से भी जानते हैं। और यह जल पृथ्वी की सतह को वह निर्धारित करता है तथा यह जो जल है वह वाष्प के रूप में तापमान के बढ़ने से महासागरों से वाष्प बनकर वायुमंडल में जाता है और पुनः संग्रहित होकर के वह संग्रहित होने के बाद जल की बूंदों में वह पुनः पृथ्वी पर आता है। इस प्रकार जो जल है वह नदियों तथा जलाशयों में से होता है। स्तरीय जंतुओं के लिए यह जल बहुत ही आवश्यक है तथा यह जल हमारे शरीर में जटिल पदार्थों को जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन इत्यादि को संश्लेषित करके उससे उत्पन्न ग्लूकोज को शरीर के अंगों में तथा प्रत्येक कोशिका में जल के माध्यम से ही पहुंचता है। और इसमें जो जल है वह हमारे जीवन को भी निर्धारित करते हैं और इसके अलावा यह जो खारा जल है वह हम लोगों के लिए या जलीय जंतुओं के लिए नुकसानकर होता है। इस प्रकार जलीय जल जो होता है वह केवल जलाशयों और नदियों में विशुद्ध होता है। इस प्रकार जल जो संपदा है वह स्तरीय जंतुओं के लिए बहुत ही उपयोगी है और वह जीवन निर्धारित करती है। इसके बाद देखेंगे जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या है? ऐसे प्रदूषण जो जल को प्रदूषित करते हैं उन्हें हम जल प्रदूषण करते हैं। अब जल को प्रदूषण करने वाले दो तरह के तत्व हैं, एक निम्नीकरणीय, एक अनिम्नीकरणीय। अनिम्नीकरणीय हैं जैसे शीशा है, बुरादा है लोहे का, प्लास्टिक है और प्लास्टिक से बने सामान हैं। यह बरसात के समय जलाशयों में होते हुए नदियों में पुनः महासागरों में पहुंचते हैं जो जल को प्रदूषित कर देते हैं। और यह अनिम्नीकरणीय हैं या कुछ ऐसे हैं जो निम्नीकरणीय हैं, मतलब ऐसे प्रदूषक जो कि जल में घुल जाते हैं जैसे कीटनाशी, खरपतवारनाशी या पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स इत्यादि निम्नीकरणीय हैं, लेकिन वह जल को प्रदूषित करते हैं और जलीय जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। यह जल प्रदूषण होने से तालाब में रहने वाले जंतु, नदियों में रहने वाले जंतु, जलाशयों में रहने वाले जंतु वह प्रदूषित होते हैं। उनमें जल में घुले ऑक्सीजन की कमी होती है जिससे उन्हें कई तरह के रोग, त्वचा रोग हो जाते हैं, गलफड़े के रोग हो जाते हैं मछलियों के। और इसके अलावा कुछ अवांछित पदार्थ हैं जो पहुंच करके कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा देते हैं जिससे कि जलीय जंतु नष्ट होने लगते हैं। और यह जल प्रदूषक इतने खतरनाक हैं कि जलीय जंतुओं को नष्ट कर देते हैं, उनके लार्वा को नष्ट कर देते हैं। तापमान बढ़ जाता है जिससे जलीय जंतु नष्ट हो जाते हैं और उनमें कई ऐसी जातियां हैं जो कि तापक्रम के बढ़ने से, खरपतवार के बढ़ने से
कई ऐसी जातियां हैं जो नष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार जल प्रदूषण स्थलीय जंतुओं या वायवीय जंतुओं या जलीय जंतुओं के लिए हानिप्रद है। तो जल जो कि प्रदूषण जिसमें कि हम कीटनाशी खरपतवारनाशी इत्यादि खेतों में प्रयोग करते हैं और बरसात के दिनों में पुनः पहुँच करके जलाशयों में हैजा नामक बीमारी फैला देते हैं। जीवाणु विषाणु की मात्रा बढ़ जाती है और महामारी रोग फैल जाता है। जल प्रदूषण जो कि मानव जाति के लिए ही नहीं समस्त जीवों के लिए हानिप्रद है। आज हम लोग क्लास 9 के लेसन 14 के अंतर्गत प्राकृतिक संपदा के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में आपको प्राकृतिक संपदा में जल, वायु और जो वायुगति है इन सब के बारे में बताया था। इसमें हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि वायु प्रदूषण कैसे होता है। और आज हम लोग जल रासायनिक चक्रण के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो जल रासायनिक चक्रण क्या है कि जितने भी घटक हैं जैसे जैविक घटक, अजैविक घटक, जिनका सामंजस्य होने से और इसमें गतिशीलता स्थिरता आती है, इस सब का अध्ययन हम करते हैं। जल रासायनिक चक्रण होता क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं पृथ्वी पर दो तरह के जंतु और पौधे पाए जाते हैं जिनमें सामंजस्य होता है। एक स्वपोषी होता है, दूसरा परपोषी होता है और यह दोनों आपस में सामंजस्य करके ही जैविक रासायनिक क्रिया के द्वारा खनिज पदार्थों का चक्र करते रहते हैं। इसमें जैसे हमारे देखेंगे जल चक्र या जलीय चक्र। इसमें देखेंगे कि जीवमंडल में जैविक तथा अजैविक घटक के सामंजस्य से वायुमंडल में या घटकों में गतिशीलता स्थिरता बनी रहती है। जो गर्मी के दिनों में जलाशय, पोखरे इत्यादि के जल से जो वाष्पन होता है उसका कारण उच्च ताप निम्न ताप के कारण होता है। यह क्या होता है कि जैसे ही गर्मी के दिनों में जो जलाशय हैं, महासागर हैं, आप देखते हैं गांव में जलाशय सूख जाते हैं तो सभी जल वाष्पित होकर के वायुमंडल में जाते हैं। इसी प्रकार महासागरों में उच्च ताप के कारण वहाँ पर वायु जैसे हमें गर्म हवाएं या ठंडी हवाएं महसूस होती हैं। इसमें देखें कि जो वाष्पन के द्वारा ही संघनन के माध्यम से जल की बूंदें बनती हैं और यह जल की बूंदें गर्मी के दिनों में वाष्पन के द्वारा ही होती हैं। यह जल संघनन के माध्यम से वर्षा करता है और यही जल जो भूमि पर आता है वह एक भूमि का आकार बनाता है या सहायता करता है। यह भूमिगत जल जो कि पुनः झरनों में, नदियों में, महासागरों में पहुँचता है और इसके द्वारा यह जल का चक्रण होता रहता है। इसमें जो खनिज पदार्थ जो कार्बनिक या अकार्बनिक यौगिक हैं उनका भी चक्रण होता रहता है। यह खनिज पदार्थ पौधों के द्वारा चक्रित होते रहते हैं क्योंकि पौधे स्वपोषी हैं और वह अपना भोजन बनाते हैं जिसमें जल आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। इस प्रकार यहाँ जल को देखें तो इन जो महासागर हैं जिनके जल उच्च ताप के कारण यहाँ पर हम देखेंगे कि वह जल वातावरण में पहुँच करके और बादलों का निर्माण करते हैं और संघनन होकर के पुनः यह जल पृथ्वी पर आता है और इसमें जो स्वपोषी पौधे, परपोषी पौधे दोनों जो हैं जंतु स्वपोषी परपोषी श्वसन के माध्यम से वह इस वर्षा जल के वाष्पन के द्वारा उसमें जो CO2 वातावरण से लेते हैं या ऑक्सीजन को पौधों के द्वारा
जो सतही जल है या महासागरों का जल है, गर्मी के दिनों में आप देखते हैं गांव में पोखरे सूख जाते हैं, तो वह जल पुनः संघनन के माध्यम से ऊपर चला जाता है। वह उच्च ताप के कारण जाता है और वह सतही जल हो या महासागरों के जल हो, नदियों के जल हो, जलाशयों के जल हो, पोखरों के जल हो, सभी जल वाष्पित होकर के, और यहाँ पर इसका कारण क्या है? सूर्य प्रकाश है। यह सूर्य तापमान को बढ़ाने से उच्च ताप होते हैं तथा घटने से निम्न ताप होता है, जिससे जो प्रकृति में जलीय चक्र है वह वाष्पन तथा संघनन के माध्यम से जल का चक्रण होता रहता है, जिसे हम प्रकृति में जलीय चक्र कहते हैं। दूसरा चक्र है नाइट्रोजन चक्र। यह नाइट्रोजन चक्र आप जानते हैं वायुमंडल में सबसे अधिक जो गैसों की संख्या है वह है, मात्रा है, वह गैस नाइट्रोजन है। लगभग पूरे वायुमंडल में इसकी मात्रा 78% होती है। यह इतना इम्पॉर्टेंट गैस है कि यह किसी भी जीव में प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, अनुवांशिक पदार्थ डीएनए को बनाने वाले आरएनए, विटामिन्स तथा जितने यौगिक हैं, एल्केलाइड्स, यूरिया, नाइट्रोजन इत्यादि जितने भी पोषक पदार्थ हैं वह वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन के द्वारा ही बनते हैं। यह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जीवाणु के द्वारा होता है। जीवाणु की संख्या इस पृथ्वी पर लगभग 2 से 3 हजार की जातियां हैं, लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो जीवाणु उसे कहते हैं नाइट्रोफाइन बैक्टीरिया, वह जंतुओं के द्वारा या पौधों के द्वारा उत्सर्जित पदार्थों में उपस्थित यूरिया को अमोनिया में बना देते हैं। यह कार्य नाइट्रोफाइन बैक्टीरिया करते हैं। यह अमोनिया पुनः नाइट्राइट्स, पुनः नाइट्रेट्स में परिवर्तित होकर के वायुमंडल में चक्रण के माध्यम से वह विसर्जित होता रहता है। इस प्रकार जो प्राकृतिक संपदा नाइट्रोजन है, जिसका चक्रण वायुमंडल में जंतुओं और पौधों के द्वारा होता रहता है। यहाँ पर हम इसके चक्र को देखें तो जैसे देखेंगे स्वपोषी पौधे और परपोषी पौधे। स्वपोषी पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के जीवद्रव्य का निर्माण करते हैं। परपोषी पौधे जल परपोषी परपोषी जो कि जीवद्रव्य का निर्माण करते हैं और वह एक दूसरे के पूरक, यानी जल से निकले हुए कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे ग्रहण करते हैं, पौधों से निकले हुए ऑक्सीजन को जंतु ग्रहण करता है, उसका विघटन होता है और विघटन से यूरिया जो है जिसे चेंज होकर के अमोनिया में परिवर्तित हो जाती है और वह पृथ्वी पर अमोनिया उपस्थित हो जाती है, जिसे जीवाणु नाइट्रोफाइन बैक्टीरिया उसका नाइट्रिफिकेशन करके वह नाइट्रोजन वायुमंडल में विसर्जित कर देते हैं। यह दूसरी तरफ से जो वायुमंडल में कैसे पहुँचते हैं, तो वायुमंडलीय या औद्योगिक स्थिरीकरण के द्वारा, जिसका भी नाइट्रिफिकेशन नाइट्रोफाइन बैक्टीरिया करती है और वायुमंडल में नाइट्रोजन को भेजती रहती है। इस प्रकार वायुमंडल में उपस्थित जो नाइट्रोजन है, जो जिसका उपभोग पौधे जंतु करते हैं तथा उससे जो अवशिष्ट पदार्थ यूरिया है जो कि पृथ्वी पर आता है, पुनः नाइट्रोफाइन बैक्टीरिया जो कि नाइट्रिफिकेशन करके जो औद्योगिक या वायुमंडलीय के द्वारा वायुमंडल में भेजते रहते हैं। इस प्रकार इनका हम देख रहे हैं नाइट्रोजन का चक्रण वायुमंडल में होता रहता है और इस प्रकार आज हम लोगों ने नाइट्रोजन चक्र और जलीय चक्र को पढ़ा। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 के लेसन 14 के अंतर्गत
प्राकृतिक संपदा में वायु, जल और इसका कैसे प्रदूषण होता है, जल का प्रदूषण कैसे होता है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग प्राकृतिक संपदा में कार्बन चक्र के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन चक्र जो कि इसे हम यहाँ देखें, वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में यहाँ पर उपस्थित होता है वायुमंडल में। इसका प्रयोग पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बनिक पदार्थ के रूप में करते हैं, और यह जो गैस प्रयोग करते हैं उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे वह स्टार्च बनाते हैं और उन्हें जब वह नष्ट हो जाते हैं तो वह कोयला, कार्बोनेट, चूना का पत्थर इत्यादि का निर्माण करते हैं। और ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ देखें, इस के पौधे के द्वारा जो यह स्वपोषी है जिसका प्रयोग जंतु करते हैं, इन्हीं के द्वारा बनाए गए कार्बनिक पदार्थों को जंतु लेते हैं, और यह जंतु जो कि इस पौधे के द्वारा जो स्टार्च होता है वह प्रयोग करके अपने शरीर का संरक्षण करते हैं। इनके डेथ होने के बाद या पौधों के डेथ होने के बाद जो जीवाश्म अधिक दिनों तक बच जाते हैं उनसे पेट्रोलियम पदार्थ निकलता है। अकार्बनिक पदार्थ कार्बोनेट के रूप में होते हैं। पुनः इन्हें बैक्टीरिया या जो श्वसन करते हैं या इसके द्वारा जो जंतुओं के द्वारा जो गैस उत्सर्जित होती है इसे हम CO2 कहते हैं। यह CO2 पुनः वायुमंडल में पहुंच जाती है। इस रूपरेखा से हम लोग कार्बन चक्र को देखते हैं। यदि कार्बन चक्र को देखें यहाँ, तो प्रकृति में कार्बन पृथ्वी में सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। यह मूल रूप से हीरा, ग्रेफाइट के रूप में मिलता है, वायुमंडल में CO2 के रूप में मिलता है, खनिज के रूप में हाइड्रोकार्बोनेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल इत्यादि के रूप में मिलता है। जंतुओं में देखें तो यह आंतरकंकाल तंत्र, पौधों में देखें प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल के अंतर्गत उपस्थित होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यह CO2 महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करके ऑक्सीजन गैस को उत्सर्जित करता है, और यह प्रकाश संश्लेषण से स्टार्च बनाता है तथा ग्लूकोज में भी यह कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। इसके अलावा औद्योगिक क्रांति होने से कार्बन का ज्यादा उत्सर्जन वायुमंडल में होता है, जो कि वायुमंडल में कार्बन की मात्रा को संयुक्त करता है। और तत्वों में किसी भी प्रकार का यह किसी भी तरह से ग्रहण किया जाता है। जैसे हम लोग परपोषी हैं, पौधों के माध्यम से उस कार्बन को लेते हैं। इस प्रकार प्रकृति में कार्बन का चक्र महत्वपूर्ण है। इसीलिए इसे प्राकृतिक संपदा कार्बन चक्र के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखें, कार्बन का चक्र पूरा होता रहता है। वायुमंडल से कार्बन जंतुओं में, पौधों में आता है, पुनः श्वसन के माध्यम से CO2 जो जंतु है वह CO2 के माध्यम से वायुमंडल में भेजते हैं। इस प्रकार प्रकृति में कार्बन के रूप को हमने देखा। ठीक इसी प्रकार ऑक्सीजन चक्र को देखेंगे। ऑक्सीजन भी पृथ्वी का सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाग है, और यह वायुमंडल में इसकी मात्रा लगभग 21% होती है, लेकिन पृथ्वी पर इसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। धातुओं में यह ऑक्साइड के रूप में जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल तथा जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं
निर्माण में सहायता करता है। वायुमंडल में जो वायुमंडल में ऑक्सीजन को संतुलन करने के लिए श्वसन के द्वारा जो पौधे ऑक्सीजन को शरीर करके रखते हैं, जिससे वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। श्वसन की क्रिया में दहन की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पौधों में श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है। यहाँ पर देखें कि जो प्रदर्शित कर रहा है कि पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में वायुमंडल में ऑक्सीजन भेजते हैं, तथा यही ऑक्सीजन जीवाणु या विषाणु ऑक्साइड के रूप में जहरीला कर देते हैं। लेकिन नाइट्रोफाइन बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं और इस प्रकार ऑक्सीजन जो है एक चक्र के रूप में चलता रहता है। यहाँ रूपरेखा देखें, वायुमंडल में ऑक्सीजन जो कि श्वसन के माध्यम से यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधे करते हैं, जो कि इस क्रिया में जो ऑक्सीजन है पौधों के माध्यम से वायुमंडल में जाती है, जिसका प्रयोग जंतु कार्बनिक अणु के रूप में जिसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं रूप में उपस्थित होता है। और इनसे निकलने वाला, जैसे जंतु हैं, इनसे निकलने वाला CO2 जिसका प्रयोग पौधे करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं वायुमंडल से ऑक्सीजन जो कि पौधे उत्सर्जित करते हैं और जंतु से लेकर के और पुनः कार्बन पदार्थ बनाते हैं, और यह कार्बन पदार्थ पुनः जो कि CO2 के रूप में यह जंतु वायुमंडल में भेजते हैं। इस प्रकार जो क्रिया है जो कि इससे भी प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन निकलता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया जो होती है और बदले में जो ऑक्सीजन है वह निकलते हैं। कहने का है कि जो जंतु हैं वह केवल वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेते हैं या पौधों के द्वारा लेते हैं। इस प्रकार हम वायुमंडल में ऑक्सीजन चक्र को देखते हैं। इसके बाद आता है ओजोन परत। तो यहाँ देखिए, जैसे यह जो ओजोन परत है वह पृथ्वी के ऊपर एक कंबल के रूप में उपस्थित होता है। यह क्यों होता है? क्योंकि पराबैंगनी किरणें जो होती हैं सभी जंतु और पौधों के लिए नुकसानदेह होती हैं, तापमान अधिक होता है। उनको बचाने के लिए पृथ्वी से लगभग 17 किलोमीटर दूरी पर एक आच्छादन पाया जाता है जिसे ओजोन परत कहते हैं। यह ओजोन परत ऑक्सीजन O2+ ओजोन परत बन जाता है और यही ऑक्सीजन पुनः ओजोन परत के निर्माण में सहायता करता है। लेकिन पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए यह ऑक्सीजन परत बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस ऑक्सीजन परत में जो छिद्र हो रहे हैं, या देखिए यहाँ पर यह थोड़ा छोटा है कि बड़ा है कि बड़ा है, यानी ऑक्सीजन में गोलों का आकार बढ़ता जा रहा है। यह कारण औद्योगिक के अधिक प्रयोग से या अधिक हाइड्रोकार्बन से या वन की कटाई से या अपने हम सूक्ष्म गांव से जो वन नष्ट कर रहे हैं